नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद में दूसरे दिन भी हंगामा। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में नहीं हो सका कामकाज। दोपहर बाद लोकसभा अध्यक्ष के साथ हुई बैठक में बुधवार से सुचारू रूप से सदन चलाने पर बनी सहमति। संसद में विपक्ष के हंगामे पर सरकार ने कहा, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। सोमवार को वंदे मातरम पर होगी 10 घंटे की चर्चा। मंगलवार और बुधवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा पर बनी सहमति। संचार साथी ऐप पर विपक्ष के आरोपों को सरकार ने किया खारिज। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यूजर की निजता से कोई समझौता नहीं। ऐप रजिस्टर करना लोगों की मर्जी पर। नए बनने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर किया गया सेवा तीर्थ। केंद्रीय सचिवालय अब कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। तमाम राज्यों के राजभवनों के नामों में भी बदलाव। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का हुआ भव्य आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की मूल भावना का पर्याय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन रहे मौजूद। श्रीलंका में चक्रवात दितवा से भीषण तबाही। अब तक 460 से अधिक लोगों की मौत, 360 से अधिक लोग लापता। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत की मदद जारी। भारतीय C-17 विमान पहुंचा कोलंबो। फील्ड अस्पताल और 73 मेडिकल स्टाफ किए गए तैनात। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। देश में मोबाइल और डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। संचार साथी ऐप के जरिए अब हर नागरिक अपने मोबाइल नंबर की सुरक्षा, फर्जी कनेक्शन और साइबर फ्रॉड की जांच खुद कर सकेगा। सरकार ने बताया कि ऐप डिजिटल कम्युनिकेशन को और सुरक्षित बनाएगा और सिम से जुड़े सभी संभावित दुरुपयोगों को रोकने में मदद देगा। इससे पहले विपक्षी दलों ने इस ऐप की ज़रूरत और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, जिस पर सरकार की ओर से ये साफ किया गया कि ये ऐप पूरी तरह लोकतांत्रिक, स्वैच्छिक और ग्राहक केंद्रित है और यूज़र इसे जब चाहें डिलीट कर सकते हैं। संचार साथी ऐप को लेकर सरकार ने साफ कहा कि ये ऐप आम उपभोक्ताओं को डिजिटल फ्रॉड से बचाने में मददगार साबित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप मोबाइल से हटाया जा सकता है और ये उपभोक्ता के रजिस्टर करने पर ही सक्रिय हो सकेगा। दरअसल संचार साथी ऐप को लेकर कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने कुछ सवाल उठाए थे और विपक्षी दलों के बीच इस विषय पर चर्चा का भी जिक्र किया था। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए आंकड़ों के जरिए बताया कि ये ऐप कैसे मददगार साबित हो रहा है और डिजिटल सुरक्षा को लेकर ये प्रभावी साबित हुआ है। There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। वहीं बीजेपी ने इस मसले पर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए संचार साथी ऐप मददगार है। अगर आपकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच बना हुआ है, उसका उपयोग करने की बात है तो परेशानी क्या है? ये जो ऐप है ये आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है। उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। जो यूजर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। फ्रॉड को रोकने का है। चुराए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने का है। गौरतलब है कि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्षी दल किसी भी बहाने से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, इसलिए मुद्दे खोज कर ला रहे हैं। नीरज सिंह, राजेश राज के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। और 1 अरब से अधिक ग्राहकों के साथ
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम इकोसिस्टम बन चुका है। मोबाइल फ़ोन अब बैंकिंग, मनोरंजन, ई लर्निंग, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है और इससे मोबाइल सुरक्षा से पहले कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। बढ़ते साइबर खतरों ने मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को एक गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय बना दिया। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के अनुसार साइबर अपराध की घटनाएं 2023 में 15,92,917 थी और ये बढ़कर 2024 में 20,41,360 हो गई। केवल राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर रिपोर्ट किए गए डिजिटल गिरफ्तारी, धोखाधड़ी और संबंधित साइबर अपराधों की संख्या 2024 में 1,23,672 थी और इनमें 17,718 मामले फरवरी 2025 तक रिपोर्ट किए जा चुके थे। इन बढ़ते खतरों के जवाब में दूरसंचार विभाग ने कहा कि संचार साथी ऐप इसमें बेहद मददगार साबित होगा और ये एक ऐसा ऐप है जो कि मजबूत सुरक्षा सुविधा के साथ साथ रिपोर्टिंग, धोखाधड़ी रिपोर्टिंग की क्षमता प्रदान करता है। यह ऐप मौजूदा संचार साथी पोर्टल को सशक्त बनाता है जो पहचान चोरी, फर्जी KYC, उपकरण चोरी, बैंकिंग, धोखाधड़ी और अन्य साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुविधाजनक और ऑन गो सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ सरकार ने यह कहा है कि 26 लाख से अधिक संचार साथी ऐप की मदद से 42 लाख से अधिक चोरी किए गए उपकरण अब तक ट्रेस किए गए हैं। इनमें से 7.23 लाख फ़ोन उनके मालिकों को वापस किए गए हैं। 40,96,000 धोखाधड़ी कनेक्शन नागरिक रिपोर्ट के बाद हटाए गए हैं। संचार साथी ऐप भारत के बढ़ते टेलीकॉम इकोसिस्टम को सुरक्षित करने के लिए एक बेहद सशक्त उपाय बनकर उभरा है। और पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। BLO पर दबाव, मृत मतदाताओं के नाम न काटने और प्रशासनिक हस्तक्षेप के आरोपों में ने माहौल को और गर्म कर दिया है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने है तो वहीं चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि मतदाता सूची की पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। कोलकाता से देखिए सौरव दत्ता की खास रिपोर्ट। SIR को लेकर बंगाल का सियासी पारा गर्म है। बंगाल की सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में इसको लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रशासन के माध्यम से मृत मतदाताओं के नाम नहीं काटने की धमकी BLO को देने का आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि राज्य प्रशासन मतदाता सूची से मृत मतदाताओं के नाम हटाने नहीं दे रहा है। उन्होंने एक BLO के कथित ऑडियो का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बिना डेथ सर्टिफिकेट नाम ना हटाए। भाजपा नेता ने दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर का एक ऑडियो क्लिप भी साझा किया। इस ऑडियो में BLO ने कथित तौर पर बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने BLOS को निर्देश दिया है कि किसी भी मृतक व्यक्ति के नाम को उनके डेथ सर्टिफिकेट के बिना मतदाता सूची से ना हटाया जाए। বলেছেন যে যার যার সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারবেন না তার কোনো ডেথ কেস তোলা যাবে না, বাড়ির লোক লিখে দিলেও। এই বলে একটা AERO অপশন, একটা নতুন অপশন দেখছি দিয়েছে। আমি তোমাকে স্ক্রিনশট পাঠাচ্ছি। भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालविया ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला है। अमित मालविया ने ममता बनर्जी पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप और अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी को लगता है कि उनका प्रशासन कानून के शासन से ऊपर है। वह प्रक्रियाओं को दबा सकती हैं, अधिकारियों को डरा सकती हैं और जांच से बच सकती हैं। बूथ लेवल अधिकारी और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को झूठी या मनगढ़ंत प्रविष्टियां दर्ज करने के लिए मजबूर करके उन्हें यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि हर कार्रवाई की गहन स्तर पर जांच होगी। बिहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए कोई बड़ी चुनौती या अपील नहीं हुई। ममता बनर्जी के हथकंडे से पश्चिम बंगाल में लाखों की संख्या में ऐसे मामले सामने आएंगे। वहीं CEO कार्यालय ने BLO को सख्त निर्देश भेजते ही चुनाव प्रक्रिया अचानक तेज हो गई। आरोप लगे थे कि कई बूथों पर दबाव बनाकर डेटा अपलोड कराया गया। इसके जवाब में CEO ने स्पष्ट आदेश दिए कि सभी एन्यूमरेशंस फॉर्म आज ही अपलोड हों, बैकलॉग शून्य हो। 11 दिसंबर तक फॉर्म न देने वालों को अनकलेक्टेबल चिन्हित करना होगा और हर अपलोडेड डेटा की दोबारा जांच अनिवार्य है। BLO अपलोड किए गए डेटा का पुनः सत्यापन करें। गलतियों की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। मृत मतदाताओं की पहचान, बर्थ, डेथ, पोर्टल व राशन कार्ड रद्दीकरण से ERO सत्यापित किया जाए। इस बीच SIR विवाद और BLO की मौतों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। ममता ने कहा कि
SIR के दबाव में अब तक 39 लोगों की मौत हुई है और 13 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि BLO की मौतें चुनाव आयोग के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब तक राज्य सरकार या किसी भी जिलाधिकारी ने BLO की मौतों के कारणों से जुड़ी कोई रिपोर्ट आयोग को नहीं सौंपी है। चुनाव आयोग ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जिलाधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद ही हमें मौत के सही कारण का पता चल पाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही हम कोई कदम उठा पाएंगे। अवैध घुसपैठियों के तस्वीर सामने आने के बाद क्या मृत मतदाताओं को वोटर तालिका में जिंदा रखना ही तृणमूल कार्यकर्ताओं का अब लक्ष्य बन गया है? मंगलवार दिन भर मृत वोटर को लेकर जो विवाद चला, उस विवाद के चलते यही सवाल के सामने टीएमसी को खड़ा होना पड़ रहा है। सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, DD न्यूज, कलकत्ता। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित भरतपुर से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन को खुलेआम धमकाया है। भरतपुर विधानसभा के टीएमसी विधायक ने बेलडांगा के SDPO पर मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के लिए जमीन खरीदने में बाधा डालने का आरोप लगाया। कबीर ने SDPO को टीएमसी की सरकार बनाने के पीछे मुस्लिम वोट बैंक की ताकत की धौंस दिखाते हुए कहा कि मुसलमान वोट देकर सरकार बनाएंगे और आप लोग RSS की दलाली करेंगे। क्या RSS की सरकार चल रही है? कबीर ने ऐलान किया कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा और बरहमपुर से रेजीनगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग उनके कब्जे में रहेगा। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने SDPO को कॉलर पकड़कर खींचने की धमकी देते हुए कहा कि मुझसे पंगा लेने मत आना। ये घटना तब हुई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रशासनिक बैठक के लिए मुर्शिदाबाद जिले में खुद मौजूद थी। और नौसेना दिवस से पहले भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपनी दमदार ताकत का एहसास कराया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नौसेना की क्षमता और नौसैनिकों के शौर्य की सराहना करते हुए जानकारी दी कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को न सिर्फ रक्षात्मक होने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि उसके समुद्री ढांचे पर भारी दबाव भी डाला। चीनी हथियारों के इस्तेमाल से लेकर पाकिस्तानी जहाज़ों के बंदरगाह में सिमटने तक इस अभियान ने समुद्री मोर्चे पर भारत की निर्णायक बढ़त साबित की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और उन्हें संघर्ष विराम के लिए मजबूर कर दिया था। इसके पीछे बड़ी भूमिका थी भारतीय नौसेना की। नौसेना दिवस से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने बताया कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विमानवाहक पोत की तैनाती समेत आक्रामक रुख और तत्काल कार्रवाई ने पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों या मकरान तट के पास रहने के लिए मजबूर कर दिया। Aggressive posturing and maritime domain awareness as to what is happening where ensured that the Pakistan Navy never came out. After the Sindoor, as I said, we are maintaining the operational tempo. We are ensuring that the maritime domain awareness is complete. We exactly know where are the Pakistani naval units deployed. उन्होंने पाकिस्तानी नौसेना की वर्तमान तैनाती का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया था। नौसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पर वित्तीय दबाव पड़ा है, क्योंकि संघर्ष के बाद बड़ी संख्या में व्यापारिक जहाजों ने पाकिस्तान की यात्रा करने से परहेज किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाने वाले जहाजों के बीमा की लागत भी बढ़ गई है। एडमिरल त्रिपाठी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण अभियान है जो अभी समाप्त नहीं हुआ है। चीनी अनुसंधान जहाजों की आवाजाही का उल्लेख करते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने आश्वासन दिया कि भारतीय नौसेना हमारे हित क्षेत्र में हो रही हर गतिविधि से पूरी तरह अवगत है। इंडियन नेवी इज फुली अवेयर ऑफ all activities, not only respect to China, but anybody in our area of interest. What is the ship doing? What is the platform doing? Where it is? What are the intentions? And we have a complete picture at all times in our, whether it is operations room or IFC IOR, and we take suitable actions. भारतीय नौसेना 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक जीत के उपलक्ष्य में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाती है।
कराची बंदरगाह पर विजय 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा किए गए सफल और साहसी नौसैनिक हमलों को संदर्भित करता है, जिन्हें विशेष रूप से ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के नाम से जाना जाता है। इन अभियानों ने पाकिस्तानी नौसैनिक संपत्तियों और कराची बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचाया, जो युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नौसेना शक्ति प्रदर्शन का एक पूर्ण ड्रेस रिहर्सल सोमवार को तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। विशाल बेरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं। द्विपक्षीय व्यापार, एफटीए, ऊर्जा और रक्षा सहयोग यात्रा के दौरान अहम विषय होंगे। यूक्रेन संकट, सीमा पार आतंकवाद और रूसी सेना में गए भारतीयों की वापसी पर भी अहम चर्चा होगी। सबकी नज़र इस बात पर लगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से भारत रूस रिश्तों को कौन सी नई दिशा मिलेगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान द्विपक्षीय बातचीत के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि भारत और रूस के बीच मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर बातचीत चल रही है। भारत का जोर इस बात पर है कि रूस भारत से आयात में बढ़ोतरी करे। इसमें भारतीय दवाइयों का निर्यात विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही रूस से खाद का आयात भारत की आवश्यकताओं के लिए अहम है और इस पर भी दोनों पक्ष चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन रूस यूक्रेन स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने दोहराया कि वो संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान का पक्षधर है। दौरे के दौरान आतंकवाद का मुद्दा भी प्रमुख रहेगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वो भारतीय नागरिक जिन्हें रूस की सेना में शामिल कर युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था, उन्हें वापस लाया जा रहा है। अब तक दर्जन भर से अधिक भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि भारत और रूसी तेल की खरीद पर ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ का समाधान मिलकर निकाल लेंगे। India for us is a great partner, and we do hope that the visit of President Putin will be successful. President and Prime Minister had a very good possibility to spend lots of hours together discussing the most sensitive issues of the global and regional agenda. स्पुतनिक न्यूज द्वारा आयोजित एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेस्कोव ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि रूस और भारत के बीच छोटे परमाणु रिएक्टरों, सैन्य उपकरणों और विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं सहित सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं। दोनों देशों के उद्योगपति दिल्ली में मिलकर नए बिजनेस टू बिजनेस सहयोग पर चर्चा करेंगे, जिससे व्यापार असंतुलन कम किया जा सके, जो वर्तमान में रूस के पक्ष में है। अखिलेश सुमन के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश भर में सरकारी भवनों और पदों के नाम बदलकर उन्हें जनता के और करीब लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय अब सेवा तीर्थ कहलाएगा। केंद्रीय सचिवालय का नाम होगा कर्तव्य भवन। वहीं सभी राजभवन अब लोक भवन और राजनिवास लोक निवास कहलाए जाएंगे। केरल, असम, बंगाल, तमिलनाडु और लद्दाख में ये बदलाव लागू हो चुके हैं। केंद्र सरकार का संदेश साफ है, शासन सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। जन केंद्रित शासन और सक्रिय जन भागीदारी के प्रति सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कुछ नए भवनों के नामकरण किए हैं। नए बनने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। इस नाम के साथ संदेश भी स्पष्ट है कि सेवा का पवित्र स्थान। वहीं केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन होगा। ये बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, ये सांस्कृतिक और नैतिक भी है। भारत की सार्वजनिक संस्थाओं में नामों का ये बदलाव उस सोच का प्रतीक है जिसमें शासन को सत्ता नहीं, सेवा माना गया है, जहां अधिकार से ज्यादा कर्तव्य और पद से ज्यादा जिम्मेदारी की भावना को महत्व दिया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम राज्यों के राजभवनों के नाम भी बदले गए हैं। असम के राजभवन का नाम भी बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल का राजभवन अब लोक भवन कहलाएगा। राजभवन तमिलनाडु का भी नाम बदलकर अब लोक भवन तमिलनाडु कर दिया गया है। इसके साथ ही लद्दाख के उपराज्यपाल के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय राजनिवास का नाम बदलकर लोक निवास कर दिया गया है। केरल का राजभवन अब से लोक भवन केरल कहलाएगा।
केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बताया कि मूल रूप से 2024 में गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान ये विचार सामने रखा गया था। It is the colonial thought that which was hanging over our minds, our heads all the time. And this is a very serious and very much awaited attempt by the Home Ministry. भारत के संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे में नामों का ये बदलाव सिर्फ प्रतीकों की अदला बदली नहीं है, बल्कि शासन की नई सोच, जन केंद्रित, जवाबदेह और सेवा प्रधान मॉडल की घोषणा है। राजभवन से लोक भवन और पीएमओ से सेवा तीर्थ बनने तक हर परिवर्तन इस बात का संकेत है कि सत्ता का केंद्र अब जनता है और शासन का उद्देश्य सेवा। विकसित भारत की दिशा में ये बदलाव प्रशासन को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और जन उत्तरदायी बनाने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पाकिस्तान को हवाई मार्ग से श्रीलंका के लिए उड़ान की अनुमति नहीं दिए जाने के आरोप पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के बयान को हास्यास्पद बताकर खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान का ये बयान भारत विरोधी गलत सूचना फैलाने की एक और नाकाम कोशिश को दिखाता है। बयान में कहा गया कि श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता ले जाने वाले पाकिस्तानी विमान के लिए हवाई मार्ग से उड़ान की अनुमति का अनुरोध इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को 1 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 1 बजे प्राप्त हुआ। चक्रवात दितवाह की मार झेल रहे श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई की और 1 दिसंबर 2025 को ही शाम 5:30 बजे प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम के अनुसार हवाई मार्ग से उड़ान की अनुमति दे दी गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इन मुश्किल वक्त में सभी उपलब्ध साधनों के जरिए श्रीलंका की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक में सत्ता को लेकर चल रहा सस्पेंस थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार बार बार नाश्ते की राजनीति से एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन कुर्सी की रस्साकसी अभी भी कायम है। बीजेपी इसे सत्ता संघर्ष बता रही है, लेकिन कांग्रेस आला कमान मतभेद खत्म करने की कोशिश में जुटा हुआ है। देखिए बेंगलुरु से हमारी संवाददाता ज्योति की खास रिपोर्ट। कर्नाटक में जारी है कुर्सी पर सस्पेंस। मतभेद खत्म करने के लिए सियासी ब्रेकफास्ट पर बीजेपी का वार, कुर्सी के लिए हो रही है तकरार। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर कुछ दिनों से जारी सियासी घमासान के बीच एक बार फिर से दोनों नेताओं ने एकजुटता दिखाई है। सिद्धारमैया ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए मंगलवार को शिवकुमार के आवास पर नाश्ता किया। मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी रस्साकसी के बीच कुछ दिन पहले भी दोनों नेताओं ने साथ में नाश्ता किया। सिद्धारमैया ने नाश्ते पर हुई बातचीत के बाद साफ कहा कि कोई मतभेद नहीं है और भविष्य में भी हम एकजुट होकर सरकार चलाएंगे और आला कमान के फैसले का पालन करेंगे। सीएम ने कहा कि जब आला कमान फैसला करेंगे तो शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। डीके शिवकुमार ने भी मतभेद की खबरों को खारिज किया। Both of us should listen to the whatever decision taken by the High Command. That it is mostly Rahul ji and Sonia ji and Karge ji. सीएम डिप्टी सीएम भले ही एकजुटता की बात कर रहे हों, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं को सिर्फ सत्ता की लड़ाई की चिंता है, राज्य के विकास की नहीं। दो नेताओं की बीच की आपसी लड़ाई को प्रमोट किया जाता है। उन दोनों को कहा जाता है कि और लड़ो, कुर्सी की लड़ाई में व्यस्त रहो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लूटा कर्नाटक हो जा सकता है। भले हिमाचल हो, कर्नाटक हो या तेलंगाना हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर किसी चीज की गारंटी देती है वो लूट की गारंटी देती है। ये लड़ाई कर्नाटक की जनता का भी अपमान है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कर्नाटक गवर्नमेंट इज कंप्लीटली कोलैप्स्ड and no development is going on in the entire state. So it is a very serious matter and High Command has to take decision. गौरतलब है कि कर्नाटक में 20 नवंबर को कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें बढ़ गईं। अटकलों को सत्ता साझाकरण के समझौते की चर्चाओं से बल मिला, जिसके बारे में कहा जाता है कि 2023 में पार्टी के सत्ता में आने के दौरान यह समझौता हुआ था। मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी रस्साकसी को खत्म करने के लिए कांग्रेस आला कमान प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत कुछ दिन पहले दोनों नेताओं ने साथ में नाश्ता किया था।
बेंगलुरु से ज्योति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में शामिल होने के लिए तमिलनाडु के चेन्नई से 216 लोगों की एक टीम विशेष ट्रेन से काशी आ रही है। वे तमिल काशी संगमम को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। कोई अयोध्या में जाकर आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहता है तो कोई काशी पहुंचकर सांस्कृतिक संगम देखने के लिए बेताब है। तमिल गीतों की आवाज़, यात्रियों की मुस्कान इस अद्भुत यात्रा को यादगार बना रही है। देखिए हमारे संवाददाता चंद्रशेखर की खास बातचीत। काशी तमिल संगमम 4.0 की इस विशेष ट्रेन में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और लगातार ये कारवां जो है आगे बढ़ रहा है। इस बीच हम देख रहे हैं काफी उत्साह लोगों में है और इस वक्त हम जुड़ चुके हैं कुछ लोगों के साथ। इनसे हम बात करेंगे कि क्या वो सोचते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी आरती, यमुना गंगा आरती और प्रयागराज, अयोध्या, गया, हमारी तमिल कवि वो है ना, वो महाकवि भारती, उसका पुरानी घर, वो सब कुछ देखने के लिए व्यवस्था किया है सरकार ने। वो सभी वो मुफ्त में देता है, वो सभी फ्री में देता है हमको। इधर वो खाना और पीना सब कुछ वो फ्री में देता है। अच्छा व्यवस्था किया है। वो हम लोग को बहुत खुशी से मजा से अभी जा रहा है। हमारे देश एक ही है, यहाँ के लोग वहाँ के लोग एक ही है, धर्म भी एक ही है, वेशभूषा केवल भाषा और खाना बदल है। जो नॉर्थ और साउथ का जो दोनों कल्चर है इसके बराबर एवरी साल में मिलाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, देश का एक कोऑपरेशन को, मतलब देश कोऑपरेशन इससे होता है और इससे हिंदू धर्म का जो है जो बंधन है वो बहुत तगड़ा मजबूत हो जाती है। We are coming from Tamil Nadu. We are very much excited to visit Kashi. It is one of the most holiest places in India. We are very much pleased and excited to this trip. We are very much thankful to our Honorable Prime Minister Narendra Modi sir. Thank you so much Ji. And then this is one of the most holiest opportunity. I'm so happy. We enjoyed a lot and shared our views and expectation, and we are eagerly to go and reach Kashi Tamil Sangamam 4.0. Thank you for providing the opportunity. विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने जैविक हथियार सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ पर वैश्विक दक्षिण के लिए जैव सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने बताया कि सीबी जॉर्ज ने अपने संबोधन में BWC को उद्देश्य के अनुरूप सुदृढ़ करने, खतरों से निपटने के लिए क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विशेष रूप से जैविक घटनाओं की स्थिति में विश्वसनीय सहायता प्रदान करने, उभरती प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदाराना उपयोग और निगरानी के महत्व पर भी बात की। इसके अलावा वन हेल्थ दृष्टिकोण को भी प्रमुखता से उठाया गया, जो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। उन्होंने वैश्विक जैव सुरक्षा को बढ़ाने और वैश्विक दक्षिण के एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो इस दिशा में भारत के नेतृत्व और संकल्प को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। भारतीय रेलवे ने नवंबर 2025 में 13.57 करोड़ टन माल की ढुलाई की दर्ज की है और पिछले साल इसी महीने के 13.02 करोड़ टन से ये 4.2% अधिक है। रेल मंत्रालय ने ये आज जानकारी दी है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से पिग आयरन, तैयार स्टील, लौह अयस्क, उर्वरक, कंटेनर और अन्य सामान सहित मुख्य जिन्स खंड में हुई अच्छी बढ़त की वजह से है। मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक कुल माल ढुलाई 3.3% बढ़कर 107.08 करोड़ टन हो गई। बयान में कहा गया कि ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि भारतीय रेलवे ने 2025-2026 के पहले 8 महीनों में 2013-2014 के पूरे साल से ज़्यादा माल ढोया है। इसमें कहा गया कि माल ढुलाई में वृद्धि औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर रही है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन कर रही है और एक ज़्यादा टिकाऊ किफ़ायती लॉजिस्टिक व्यवस्था भी दे रही है। अधिकारियों ने कहा है कि रेल परिवहन की लागत सड़क परिवहन की तुलना में लगभग आधी होने के कारण ये बेहद प्रभावी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL को नवरत्न दर्जा दिया है।
पहले ये मिनी रत्न की श्रेणी में थी। वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि NRL देश की 27वीं नवरत्न CPSE है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की 69.63% हिस्सेदारी वाली इस कंपनी का वार्षिक कारोबार 25,147 करोड़ रुपए है और 2024-25 में शुद्ध मुनाफा 1,608 करोड़ रुपए रहा। नवरत्न दर्जे के बाद NRL अब सरकार की मंजूरी के बिना 1,000 करोड़ रुपए या नेटवर्थ के 15% तक की परियोजनाओं में निवेश कर सकेगी। और दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट मामले में NIA की स्पेशल कोर्ट ने विस्फोट में मदद करने वाले आरोपी आमिर राशिद अली को पुलिस हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ा दी है। आरोपी आमिर राशिद मूल रूप से जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। राशिद को ब्लास्ट में 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और आज उसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। 26 नवंबर को उसे 7 दिन की NIA हिरासत में भेज दिया गया था, जबकि 27 नवंबर को उसकी 10 दिन की रिमांड खत्म हो रही थी। NIA पहले इस मामले से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये मामला एक सफ़ेद पोश आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, जिसका खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया था। NIA ने पहले एक बयान में खुलासा किया था कि आमिर कार की खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली आया था, जिसका इस्तेमाल विस्फोट को अंजाम देने के लिए वाहन जनित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के रूप में किया गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सहारा समूह के निवेशकों को लेकर अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अब तक सहारा की सहकारी समितियों से 35.44 लाख निवेशकों को उनको पैसा वापस मिल चुका है। अमित शाह के मुताबिक रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकों को 6,841.86 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। पोर्टल पर कुल 1.41 करोड़ लोगों ने रिफंड के लिए आवेदन किया था। फिलहाल आधार से जुड़े बैंक खातों में सत्यापित दावों पर 50,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। सरकार ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने भुगतान की समय सीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय सभी वास्तविक जमाकर्ताओं को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और भारत ने श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवाह से प्रभावित लोगों की मदद के लिए तेजी से राहत कार्य शुरू किया है। भारतीय वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट आगरा से राहत सामग्री और 73 मेडिकल स्टाफ के साथ एक पैरा फील्ड हॉस्पिटल लेकर श्रीलंका के कोलंबो पहुंचा है। यह एयरक्राफ्ट तकरीबन 5:45 भारतीय समयानुसार कोलंबो में पहुंच गया। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टरों ने मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशन जारी रखते हुए 8 टन से अधिक राहत सामग्री एयरलिफ्ट की और 65 बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला। इनमें विदेशी नागरिक, गंभीर रूप से बीमार मरीज और एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। भारत की ओर से ये सहायता श्रीलंका में तूफान प्रभावित इलाकों में तत्काल राहत पहुंचाने के लिए दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो केरल में मतदाता सूची के SIR की प्रक्रिया के वोटर फॉर्म जमा करने की तारीख को और बढ़ाने पर विचार करे। कोर्ट ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मद्देनजर समय सीमा को बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि इससे पहले अंतिम तारीख 4 दिसंबर थी, जिसे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 9 और 11 दिसंबर को हो रहे हैं और मतगणना 13 दिसंबर को होगी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।